जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एग्जिस्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले हम उत्तर प्रदेश की एक नई श्रृंखला शुरू किए हैं और एक वीडियो उस पर बन चुका है और आप लोगों ने उम्मीद है कि देखा होगा। और जो अभी उसको नहीं देखे हैं और अभी इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उसको आप देखिए, तब जाकर के इस वीडियो को देखेंगे और तब आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला को शुरू करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बात से है कि जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम यूपीपी, आरओआरओ और यूपी पीसीएस या रेलवे के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, वहाँ से या वहाँ पर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक बात और कहूँगा आपसे कि ये जो श्रृंखला मैं शुरू किया हूँ, इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि आपका सिलेक्शन दिलाना है। आपको सिलेक्शन किस तरह से दिलाना है, आपको चीज़ें किस तरह से समझाना है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मैंने आपसे कहा था, आपको याद हो तो हमने कहा था सबसे पहले आप इस चित्र को बनाना सीखिए और उसके बाद इसके जो जिले हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, इसके जो जिले हैं, किनारे के जिले, इनको भरना सीखिए, इनको कई बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और जब ये याद हो जाएंगे तो यूपी आपका इतना आसान हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको एक बात और मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई तो करते हो, ठीक है, लेकिन रट्टा मारते हो। तो कोशिश हमें यह करना है कि रटना नहीं है बल्कि दिमाग में छापना है और किस तरह से कि एक बार पढ़ें तो दिमाग में छप जाए और हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ करके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उसके बाद लगता है कि हाँ, ये 4 ऑप्शन मिले, 4 में हमको कन्फ्यूज़न होने लगती है कि कौन सा सही है, क्योंकि हमने पढ़ा तो है लेकिन रट्टा मारा है। तो रट्टा मार पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और हम ये नहीं चाहते कि आपको यहाँ पर रटाएं। तो चीज़ों को आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल ये छप जाए। और उसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहला कार्य करना है, इस चित्र को बनाना सीखना है और इसकी बाउंड्री लाइन को क्लियर करना है, बाउंड्री लाइन को लिखना और उसको दिमाग में फीड करना, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी श्रृंखला के साथ में आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये हमारी दूसरी उत्तर प्रदेश की वीडियो है जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। आज हम जनजातियों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं। सबसे पहले समझेंगे जनजातियां हैं क्या। तो जनजातियां, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं। उनका अपना निजी आवास नहीं होता है और कोई अस्थाई गांव नहीं होता है, वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, यानी उनकी जो ज़िंदगी है वो खाना बदोश की ज़िंदगी है। ऐसे लोगों को जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन आज उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं, सरकार भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको समझाएंगे कि ये जनजातियां कौन कौन सी हैं और कहां कहां पाई जाती हैं। उनको हम इस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकें हम। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हटिएगा नहीं। मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी क्लास है और समझ में बहुत अच्छे से आई। तो चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना हुआ है और जैसा कि पहले मैंने बता दिया है कि यहाँ पर कुछ जो बाउंड्री लाइन है, जैसे सबसे मैंने आपसे बताया था सबसे उत्तर में क्या है, सहारनपुर, फिर कहा था सबसे पश्चिम में शामली। हालांकि यहाँ पर देखिए शामली है, अभी इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तरी कौन, सहारनपुर है। और मैंने बताया था दक्षिणी कौन है, सोनभद्र है। और एक आपको यहाँ बताया था मैंने, बलिया, याद होगा, कहा था बलिया। और बलिया क्या है, ये सबसे पूर्वी जिला था। तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा। चलिए तो देखते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश जनजातियां। तो दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जनजातियों को हम यहाँ मानचित्र में पहले दिखाएंगे और फिर आप समझें कौन कहाँ पाई जाती है। और देखिए कितना आसान होने वाला है, इतना आसान होगा कि आपको रटना पड़ेगा ही नहीं, खाली आपको बाउंड्री लाइन क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं याद है तो यहाँ देखिए जो मैंने लिखा है वो याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, एक तो आपको बिजनौर याद करना है, ललितपुर याद करना है और सोनभद्र ये कहाँ है, और बाकी मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो जनजातियाँ हमारी, इनको एसटी कहा जाता है। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं इनको, यानी ये जनजातियां हैं। तो जनजातियां कहा जाए जो भारत की जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या जो है, पहले हम थोड़ा सा भारत के प्रवेश समझते हैं। भारत की कुल जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 8.6% जनजातियां ये
भारत में निवास करती हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये उत्तर प्रदेश में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पहले बता रहा हूँ कि भारत में अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 8.6% ये जनजाति भारत में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे जितनी जनजातियां हैं, जैसे मान लो हम ये समझते हैं कि 8.6% जनजाति हैं। आगे देखेंगे जितनी एसटी है, यानी भारत में जितने एसटी हैं, भारत की कुल एसटी जनसंख्या का जितनी एसटी है उसका 1.09% जो है वो एसटी भारत में है। यानी सवाल समझिएगा, यहां पर कह रहा है भारत कुल जनसंख्या यानी जितनी पूरी आबादी है उसमें हम खाली एसटी नहीं जोड़ेंगे, जितने भी प्रकार के जो कास्ट हैं उनमें देखेंगे तो भारत की कुल आबादी का जो है ये 8.6% है, और भारत की कुल एसटी जितनी है उसका 1.09% ये निवास करती हैं। और अब हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ जो लिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो एसटी हैं, उत्तर प्रदेश में एसटी बच्चों ये 0.57% पाए जाते हैं। हालांकि इसको आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होता है या 0.6% कह सकते हैं। इतनी यानी यूपी की आबादी का, जितनी यूपी की आबादी है उसका, उसमें एसटी जो है वो 0.6% है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आपको बता दें कि आगे हम इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे समझते हैं। आगे होता क्या है कि जैसे पहले क्या था, जब हमारा उत्तराखंड, ये पहले उत्तराखंड यूपी का भाग था और आज क्या है वो अलग हो चुका है। तो उत्तराखंड के विभाजन के पहले उत्तर प्रदेश में कुल 5 जनजातियां पाई जाती थी, लेकिन जब विभाजन हुआ तो अधिकांश चली गई, तो बची केवल 2, बुक्सा और महिगिर, ये 2 जनजातियां बची थी और उन्हीं के बारे में ध्यान देंगे। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जनजातियां कितनी थी। तो आपको बता दें कि सन 2002 के पहले यूपी में सिर्फ 2 जनजातियां थी। कौन कौन सी? थारू थी और बुक्सा थी। कौन सी? थारू और बुक्सा, ये 2 जनजातियां थी। लेकिन क्या हुआ, 2002 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, एक संशोधन किया गया, संशोधन विधेयक आया और उसके आधार पर 10 नई जनजातियां जोड़ी गई। कितनी दोस्तों? 10 जो है वो नई जनजातियां जोड़ी गई। अब कितनी हो गई हैं? तो कुल मिला के 10 ये और 2 पहले, तो 12 जनजातियां टोटल हो चुकी हैं। अब हमें समझना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ देखेंगे, इन जनजातियों को याद करने में बड़ी समस्या होती है। कैसे याद करेंगे, कहाँ कहाँ रखेंगे? तो दोस्तों देखते हैं, इन जनजातियों को याद करने का एकदम तरीका सिंपल बता रहे हैं जो आपको याद हो जाएगा अभी तुरंत। देखिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए ललितपुर है। ललितपुर में कौन पाई जाती है? सहारिया। आप केवल यहाँ याद कर लो, सहारिया। सहारिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। सहारिया ललितपुर में। उसके बाद यहाँ 2 जनजातियां हैं, एक है बुक्सा और एक है महिगिर। दोस्तों बुक्सा और महिगिर कहाँ पाई जाती है? बिजनौर पाई जाती है। कहाँ पर? बुक्सा और महिगिर कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। देखिए बुक्सा, महिगिर, बिजनौर, सहारिया, ललितपुर, बाकी। और हाँ एक चीज और देखिएगा, इसके बाद देखेंगे जैसे यहाँ पर थारू पाई जाती है। थारू जो पाई जाती है ये तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कहाँ से आता है? तो तराई क्षेत्र है जो यूपी का जो उत्तरी पॉइंट है, यानी सहारनपुर से लेकर के आपका ये कुशीनगर तक का क्षेत्र क्या है? ये तराई क्षेत्र कहलाता है। और तराई क्षेत्र में ये थारू पाई जाती है। और दोस्तों बता दें, थारू अगर स्पेशल जगह पूछेगा, वैसे तो ये यूपी के इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में पूरे में पाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई विशेष जगह पूछेगा तो विशेष जगह में ध्यान दीजिएगा कि थारू का स्थान मेन माना जाता है गोरखपुर में, यानी गोरखपुर में पाई जाती है। तो याद करने का सिंपल तरीका है, क्या है? देखिए ललितपुर में सहारिया, बुक्सा और महिगिर बिजनौर में, बाकी थारू तराई क्षेत्र में, और जितनी बच जाएं सब कहाँ है? सोनभद्र में। तो कौन कौन बचती हैं? ध्यान देना, सोनभद्र में क्या क्या है इसी में। देखिए यहां पर सहारिया है, बाकी जो है बची यहां है, जैसे पहाड़िया, पनिका, बैगा, भुइया, चेरो, पंखा, खरवार और इस तरह से जितनी बचेंगी टोटल ये कहां पाई जाएंगी? सोनभद्र में। तो दोस्तों आपको आसान हो जाएगा याद करने में। जैसे मैंने अभी कहा, एक बार फिर देखेंगे कि खाली सहारिया याद करना, ललितपुर में एक जनजाति सहारिया ललितपुर में, बुक्सा बिजनौर, महिगिर बिजनौर, थारू तराई क्षेत्र में, बाकी जितना बचता है कौन सा? पहाड़िया, पनिका, बैगा, भुइया, चेरो, पंखा, खैरवार, ये सब कहां पाई जाती हैं दोस्तों? सोनभद्र पाई जाती हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
आप देख रहे होंगे कि जो सोनभद्र है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजाति दिख रही है। तो बिल्कुल यहां सवाल बनता है। सवाल कैसे बनता है? कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है? दोस्तों ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति वाला जिला। तो दोस्तों आपको बता दें सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यह सोनभद्र में, सबसे ज्यादा सोनभद्र में जनजातियां पाई जाती हैं। अब सवाल आता है सबसे कम, तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे कम जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी बागपत में। सबसे कम कहां पाई जाती है? बागपत में। और अगर मैं इसका आंकड़ा देखूं बेटा तो ध्यान देना, सोनभद्र में जो आंकड़ा है इसका, उसमें देखेंगे तो ये लगभग पड़ेगा 20.7%। कितना? 20.7%। और बागपत मिलेगा 0.001%। इतनी जनजातियां पाई जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति कहां है? सोनभद्र में। सबसे कम कहां है? वो है बागपत। दोस्तों उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर और आगे देखते हैं, एक सवाल आता है कि कहां कहां यूपी में जनजाति नहीं पाई जाती। दोस्तों आपको बता दें, एक जालौन और एक है फर्रुखाबाद। यहां पर कोई भी जनजाति यूपी में नहीं पाई जाती है। क्या? कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कुछ जनजातियां हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीजें इनके बारे में समझेंगे, इनके बारे में क्या क्या चीजें प्रचलित हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से आता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं। जैसे जनजातियों के बारे में बात करें तो जैसे एक जनजाति है थारू। अब थारू के बारे में ध्यान देना। थारू जनजाति की विशेषता पहले समझेंगे। थारू के बारे में ध्यान देंगे। थारू के बारे में कहा जाता है कि थारू जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है, सर्वाधिक मात्रा में ही पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है। अब सवाल है पाई कहां जाती है? दोस्तों कहां पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? तराई क्षेत्रों में। उसके बाद यहां पर आपने सुना होगा थारू जनजाति क्या करते हैं? एक त्योहार होता है दीपावली। दीपावली क्या करते हैं? ये लोग शोक के रूप बनाते हैं। क्या करते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन जनजाति वाले? थारू। और बच्चों बता दें आपको, ये एक त्योहार मनाते हैं बजहर नामक त्योहार। बजहर नामक त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है। इनका मुख्य भोजन दोस्तों ध्यान देना, इनका मुख्य भोजन ये लोग क्या करते हैं? ये चावल बहुत खाते हैं, चावल। और चावल के अलावा ध्यान दीजिएगा, ये लोग जो है इनके लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने थारुओं के लिए एक महाविद्यालय लखीमपुर में खोला था। कहां पर? लखीमपुर में एक महाविद्यालय खोला था, जो स्थापित हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में इनके लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों और बता दें, इनमें बदला विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह? बदला विवाह। बदला विवाह कैसा? ध्यान दीजिएगा, बदला विवाह मतलब होता क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। बदला विवाह जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, अपना मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी बहन की शादी किसी घर में करता है, तो वो देखता है कि उसके यहाँ कोई बहन है, उससे शादी करता है, ये बदला विवाह होता है। और क्या करते हैं लोग? देखिए ये लोग क्या करते हैं, जो चावल होता है, चावल से क्या कराते हैं? मदिरा बनाते हैं। मदिरा, उसको कहा था जाड़। चावल की जाड़ से मदिरा बनाते हैं। ये थारुओं की कुछ विशेषता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं। थारू क्या है? थारू जनजाति यूपी की सबसे प्रमुख जनजाति मानी जाती है। कहां रहती है? तराई क्षेत्रों में। अगर पूछे विशेष क्षेत्र क्या बताओगे? गोरखपुर बताओगे। दीपावली क्या करते हैं? शोक रूप। बेटा ये वाला स्टार क्वेश्चन है, देखिएगा ये स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि दीपावली के शोक रूप में कौन मनाता है? तो कौन मनाते हैं? ये थारू जनजाति के लोग। उसके बाद इनका एक त्योहार है बजहर नामक त्योहार है। इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल है। और सरकार ने लखीमपुर खीरी में इनके लिए महाविद्यालय खोला था 1980 में, इनके पढ़ने की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको स्टार लगाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि दीपावली शोक रूप मनाते हैं, बजहर त्योहार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इनके लिए कब ये महाविद्यालय खोला गया है ये, और पूछता सबसे बड़ी कौन सी है, यानी यूपी में सर्वाधिक और सबसे बड़ी कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी मानेंगे? थारू मानेंगे। देखिएगा
थोड़ा सा एक स्टार क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे पूछता है थारू के बारे में, थारू का वंश पूछता है, तो थारू का वंश क्या है? किरात वंश है। कौन सा? किरात वंश। थारुओं का एक वंश है, कौन सा? किरात वंश। यानी पूछता है ये किस वंश से है, तो ये किरात वंश से है। ओके, चीजें समझ आ रही हुई। चलिए अब देखते हैं अगली जनजाति के बारे में। अगली जनजाति जो है वो हमारी बुक्सा है। बुक्सा का स्थान अभी मैंने देखा कहां पर? बिजनौर में है। तो दोस्तों देखते हैं बुक्सा के लिए कुछ आगे समझते हैं। बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति, और बुक्सा जनजाति जो है ये कहां पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है बिजनौर में। कहां पाई जाती है? बिजनौर में। बिजनौर, ये ऊपर भी दिखाया मैंने। बुक्सा जनजाति कहां? बिजनौर में। और ये है, ये पतवार राजपूत घराने से हैं। पतवार राजपूत घराने से हैं। इनमें एक विवाह होता है अनुलोम, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह। कौन सा? अनुलोम व प्रतिलोम विवाह। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये है क्या अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है वो समझिएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है उच्च कुल का है और स्त्री जो है वो निम्न कुल की है, तो अगर इनसे विवाह होता है तो अनुलोम कहलाता है। लेकिन अगर कोई महिला है उच्च कुल की और कोई पुरुष है निम्न कुल का, इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो इनमें ये बहुत प्रचलित है। कौन सा? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इनमें माना जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होगी और आगे बढ़ते हैं। इनमें एक विवाह है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह, जैसे अंतरजातीय विवाह आप लोग समझते होंगे जो अदर कास्ट से होती है, मतलब एक कास्ट से दूसरे कास्ट में किया जाता है, तो ये अंतरजातीय विवाह कहलाता है। और इनमें क्या होता है, जैसे कोई पंचायत लगती है तो पंचायत का जो अधिकारी होता है या कह सकते मुखिया जो होता है, पंचायत के मुखिया क्या कहते हैं? तखत बोला जाता है। ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ये वाला स्टार क्वेश्चन है। यहां पर समझिएगा कि कौन सी जनजाति के लोग हैं कि पंचायत के मुखिया को कहा जाता है तखत, तो किसको कहते हैं? जो बुक्सा जनजाति है। बुक्सा कहां पाई जाती है? बिजनौर में। किस घराने से है? तो पतवार राजपूत घराने से है। और अभी अगर मैं पूछूं कि इसके पहले किरात वंश से कौन था, तो किरात वंश कौन सा था? थारू थी। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पतवार राजपूत घराने से कौन सा है? बुक्सा है। इनमें कौन सा विवाह है? अनुलोम प्रतिलोम विवाह है। उसके बाद इसमें क्या है? अंतरजातीय विवाह, यानी एक जाति से दूसरी जाति में विवाह कर सकते हैं। और पंचायत के मुखिया को तखत कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, और अगर आ रही है तो आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आगे और समझते हैं। अभी दो जनजातियों के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जहां जहां क्वेश्चन बनता है मैं उनके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। और ये स्टार क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे और आते हैं। और मैं पहले बोल चुका हूं कि आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करने के दौरान आप देखोगे कि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए इसके बाद आगे समझते हैं अगली जनजाति जो है। अगली जनजाति है खैरवार। कौन सा? खैरवार। अभी मैंने बताया खैरवार, बेटा ये कहां पाई जाती है? सोनभद्र में। वैसे एक चीज बता दें आपको, स्पेसिफिक सोनभद्र में नहीं है, ये सोनभद्र से इधर सोनभद्र भी हो सकता है, मिर्जापुर हो सकता है, आगे इधर बलिया वगैरह में भी पाई जाती है। लेकिन अगर विशेष से देखा जाए तो ये सोनभद्र में ही मिलेगा। कौन सा? खैरवार। और देखिए बेटा खैरवार क्या है? खैर जानते हो? खैर कत्था को बोलते हैं। ये लोग क्या करते थे? कत्था का व्यापार करते थे। कत्था का व्यापार करते थे। खत्ता का व्यापार करने की वजह से इनको कहा गया खैरवार, यानी कत्थे को बेचते थे। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ रही होगी। इनमें दो क्वेश्चन स्टार समझिएगा। एक पूछता है कौन सा नृत्य है, तो कर्मा नृत्य बहुत फेमस है। कर्मा नृत्य इनमें बहुत फेमस है, ये कई बार एग्जाम में आया है। स्टार लगाइएगा इसको। कर्मा नृत्य कौन करता है? खैरवार जनजाति के लोग करते हैं कर्मा नृत्य। कौन सा? कर्मा नृत्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह से हम खैरवार के बारे में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला एक और बचता है महिगीर, तो दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। महिगीर जनजाति, महिगीर जनजाति इनके बारे में सोचते हैं। तो महिगीर जनजाति, ये अगर देखा जाए महिगीर, इनका मेन जो धर्म है। अच्छा यहां सवाल पहला उठता है ये कहां पाई जाती है? दोस्तों अभी बताया मैंने महिगीर कहां पाई जाती है, तो बिजनौर में पाई जाती है। कहां पर? बिजनौर में। ये बिजनौर में पाई जाती हैं और इनका मुख्य जो धर्म है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। ये लोग क्या मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों ये है प्रमुख जनजातियों के बारे में और उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे समझ में आई होंगी और आप बेहतर करेंगे। इस पे करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है और बार बार लिखना है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे सवाल कैसे कैसे बनता है तो एक बार देखते हैं। जैसे पूछता है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो क्या बनेंगे? थारू। सबसे बड़ी यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। अगर पूछता है कि
सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बागपत में पाई जाती है। और मुझे कितने परसेंट पाई जाती है? 0.001%। और सोनभद्र में कितने परसेंट पाई जाती है? 20.7%। ये पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बागपत में पाई जाती है। यह है बागपत। यहाँ क्या होती है? सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम जनजाति पाई जाती है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग क्या करिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद।